हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आई होप आप लोग की 2021 की जर्नी में बड़ी अच्छे से तैयारी चल रही होगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी आ गई है कि कोरोना वायरस आ रहा है, ये आ रहा है, घर में माहौल नहीं है पढ़ने का, तो मज़ा भी नहीं आ रहा। और कोचिंग जाएँ तो जाएँ कैसे, क्योंकि कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है। तो गाइस, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं अपना एक नया चैनल ला रही हूँ, जिसमें मैं 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज़ को यहाँ पे आपको कवर करा रही हूँ। गाइस, साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैंने बोल्ड किया है। कुछ वर्ड्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि इसमें से कहीं ना कहीं केस स्टडी बन जाएगी, उनको मैंने बोल्ड किया है। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारे जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है वो भी मैं लाई हूँ, ताकि आप लोगों को मैं यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं देखा है तो उसको देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग को भी अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आप लोग को प्रोवाइड कर पाऊंगी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, जो कि है स्टाफिंग। इससे पहले मैंने अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ऑर्गेनाइजिंग तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। मैं जो भी कंटेंट आपको दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस दे रही हूँ। तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने वो सब नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है यार आप लोगों के लिए, और आपको देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ 2021 विद CS कशिश रचवानी। चैप्टर नंबर हमारा 6 है, जिसका पार्ट फर्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या है? स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बैक में चल जाते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले प्लानिंग पढ़ा था। प्लानिंग में इंसान प्लान करता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या गोल अचीव करना है। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग किया था, जिसमें अलोकेशन करता है, चीज़ों का इकट्ठा करता है। फिर हम लोगों ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर अब आ रहे हैं हम लोग स्टाफिंग में, क्योंकि जो अलोकेशन हुआ उस अलोकेशन को यूज़ कौन करेगा? पीपल यूज़ करेंगे, एम्प्लॉयज़ यूज़ करेंगे। जो रिसोर्सेज हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में अलोकेट किए वो कौन यूज़ करेगा? हमारे एम्प्लॉयज़। लेकिन हमारे एम्प्लॉय भी तो सही होने चाहिए, हमारे पास एम्प्लॉय भी तो एक्सपर्ट होने चाहिए। या अगर हमारे पास एम्प्लॉय कम है तो हमें कैसे नए बाहर से एम्प्लॉय लाने? या कभी कभी ऐसा भी होता है एम्प्लॉय तो है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, तो न्यू नॉलेज वाले पर्सन को बाहर से लाना है, या पुराने को ही नई चीज़ सिखानी है। दैट इज स्टाफिंग। ये सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। तो स्टाफिंग एक क्या होता है? मे बी डिफाइंड एज अ मैनेजरियल फंक्शन। देखो, मैंने बोल्ड कर रखा है आगे, हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल इन वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी पोजीशंस है, अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसान को रखना। यहाँ पे राइट पर्सन एट अ राइट जॉब में बोल सकती हूँ। जहाँ पे अकाउंट्स का काम है वहाँ पे आप MBA तो रखोगे नहीं, आप वहाँ पे क्या रखोगे? CA रखोगे। जहाँ पे लॉ फील्ड का काम है वहाँ पे आप लोग CA तो रखोगे नहीं, या तो CS रखोगे या लॉयर रखोगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि हायर करना मतलब लेकर आना, डेवलप रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल इन वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की? पहला, की टू मैनेजरियल इंस्ट्रूमेंट। स्टाफिंग क्या है? की टू मैनेजरियल इंस्ट्रूमेंट बोले तो स्टाफिंग इनेक्ट लाइफ इनटू द ऑर्गेनाइजेशन विच इज अदरवाइज एन एम्प्टी शेल ऑफ जॉब पोजीशन। मतलब क्या बोल रहा है? इंजेक्ट लाइफ इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर स्टाफिंग नहीं होता तो जो इंजेक्शन होती है ना लाइफ की, जिससे अगर वो नहीं पड़ेगी तो और हम लोग खत्म हो जाएंगे, हमारी जो लाइफ की इंजेक्शन है खत्म हो जाएंगे। वही ये कि अगर स्टाफिंग नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म है, क्योंकि अगर सही इंसान काम नहीं करेगा, आप रिसोर्सेज कितने भी अच्छे ले आओ, वेस्ट ही हो जाएंगे वो, विच इज अदरवाइज एम्प्टी शेल ऑफ जॉब पोजीशन। इनफैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर मैनेजर फंक्शन भी डिपेंड करता है स्टाफिंग में, क्योंकि अगर हमारे स्टाफ अच्छा होगा, एम्प्लॉय अच्छे होंगे, तभी तो आगे काम हो पाएगा। बिल्डिंग अ साउंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। द स्टाफिंग फंक्शन क्या करेगा? है एड्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हेल्प इन बिल्डिंग अ साउंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इन विच मेंबर जॉब परफॉर्मेंस एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन आर हाई। मतलब एक इंसान की पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए, साथ में ऑर्गेनाइजेशन लेवल की भी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। इसमें 3 फोल्ड्स है। पहला, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, एटीट्यूड और इंटरेस्ट। मतलब जो इंसान, जिसका इंटरेस्ट है किसी काम में, उसको वो चीज़ आती है, स्किल्स होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए उसका काम करने का, तभी वो कर पाएगा। एक पर्सन पढ़ के CA बन गया लेकिन उसका CA का काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। उसमें स्किल्स है,
एटीट्यूड नहीं है उसका, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो देखना है अपन को। इंड्यूस देम टू ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन, अब ऐसे पर्सन मिल जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, उनको बोलेंगे कि आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो, वेलकम करते हैं हम उन लोगों का। अब उनके लिए क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन बनाएंगे ताकि वो हमारे साथ हमेशा ही जुड़े रहे, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के एम्प्लॉय नहीं जाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कंडीशन अच्छा है, अगर वो सेटिस्फाइड है। तो वही बात बोल रहा है, क्रिएटिंग कंडीशन फॉर कंटिन्यू एसोसिएशन विद द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू सिक्योर मैक्सिमम कॉपरेशन। तो यही बात ही बोल रहा है कि वो कंटिन्यू हमसे जुड़ा रहे, कॉपरेट करता रहे। तो पहला, की टू अदर मैनेजरियल फंक्शन, मतलब दूसरे फंक्शन किस पे डिपेंड है, स्टाफिंग पे डिपेंड है। साउंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, मतलब सही इंसान सही लाओ, सही पोजीशन दो उसको वेलकम करो और उसके साथ जुड़े रहो। आगे देख लेते हैं, जो इंसान है ना हमारे, ह्यूमन रिसोर्स असेट है कंपनी के। सबसे बड़े असेट आप जानते होंगे जो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, असेट हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज। तो स्टाफिंग फंक्शन गेन इट्स राइटफुल प्लेस व्हेन वी रिकॉग्नाइज द पीपल मोस्ट वैल्यूएबल असेट एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट देखो एक बार, ऑल अदर फिजिकल असेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी भी तो हमारी असेट होती है, फिक्स असेट होती है। बिल्डिंग आर नो यूज, ये सब बेकार हो जाएंगे अगर हमने कॉम्पिटेंट पर्सन को सही जगह पे नहीं रखा। एंड रिमेन इनएक्टिव अनलेस देयर इज अ कॉम्पिटेंट पीपल विलिंग एंड एबल टू कोऑपरेट देम। जब तक सही एम्प्लॉय नहीं मिलेगा ना, ये सारे असेट हमारे बेकार है। अगर इंसान सही होगा, उसको सब कुछ स्किल्स आती होगी, नॉलेजेबल पर्सन है, उसका इंटरेस्ट है, तो टेक्नोलॉजी को भी सही तरीके से यूज़ करेगा। तो इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, इसमें मैं एक बार बोल्ड वाला ही पढ़ रही हूँ एक बार। द मैनेजमेंट कैन एंश्योर राइट काइंड ऑफ पर्सनल फॉर परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, उस पर्सन को टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी तो वो उसको अच्छे से यूज़ कर पाएगा। आज टेक्नोलॉजी है और उसको अच्छे से अगर हम लोग को यूज़ करना आता है तो हम घर बैठ के भी तो पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं आता तो फिर वही प्रॉब्लम होती है कि कोचिंग जाओ, ये करो वो करो। वही बात यहाँ पे आ रही है कि अगर हमारे मैनेजरियल लेवल स्टाफिंग में जो भी एम्प्लॉय आएगा, अगर उसको टेक्नोलॉजी की अच्छे से नॉलेज है तो मैनेजर क्या करेगा, उसको राइट पर्सन पे राइट जॉब दे देगा। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, जो हमने प्लानिंग करी थी वो कौन करेगा, एम्प्लॉयज ही तो पूरे कराएंगे। तो स्टाफिंग प्रोवाइड्स एफिशिएंट एम्प्लॉय हु आर सोनली रेस्पॉन्सिबल, वो रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं हमारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हम लाएंगे अगर वो स्पेशलिस्ट है, टेक्नोलॉजी सही यूज़ कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट है काम में, एबिलिटीज़ है उसमें, तो ऐसे में क्या होगा, वो वेस्टेज कम करेगा। एक काम को एक ही इंसान करेगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी, तो ऐसे में क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और ये सब कराने के लिए उसको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाती है। आप कितने भी कॉम्पिटेंट हो जाओ, कितने भी स्पेशलिस्ट हो जाओ, लेकिन आप कभी भी किसी नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि नए हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग होता है, और जो एम्प्लॉय आता है वो हो सकता है या तो किसी तरह टाइम पे उसने कहीं काम ही नहीं किया हो, मतलब अनएक्सपीरियंस पर्सन हो, या फिर करा तो उसने दूसरे तरीके से काम किया हो। अगर आप लोगों ने भी लैपटॉप्स या कंप्यूटर चलाए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा वर्ड में बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं। हम लोग जो टाइपिंग करते हैं वर्ड में, उसमें बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं। लाइक हम लोग टाइम्स न्यू रोमन में लिख सकते हैं, दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो ऐसे में उसको हर चीज़ सिखानी पड़ती है। तो यहाँ पे उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने से क्या होगा, हम लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक बार देख लेते हैं स्टाफिंग से क्या क्या फायदे होते हैं। मैनेजरियल की अदर फंक्शंस इस पर डिपेंड है। साउंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, सही इंसान को सही जगह बिठा दो। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे असेट है, अगर ये सही नहीं होंगे तो सारे असेट बेकार हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी इनको सही तरीके से यूज़ करने आती है, जो प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट कराते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़वाते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, जब हम लोग एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना, एचआरएम में क्या होगा, आर्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग मतलब सही इंसान को लाना, प्रोक्यूरिंग मतलब लाना,
डेवलपिंग मतलब ट्रेनिंग देना और डेवलपमेंट करना, एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, सही वर्कफोर्स को मेंटेन करके रखना, मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एफिशिएंटली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाए। आप लोग को पता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में तो ह्यूमन रिसोर्सेज कई क्या ज़्यादातर में होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ध्यान देता है, वो ये तक देखता है कि हर एम्प्लॉय का फैन ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा, एसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, एम्प्लॉयज़ को लंच सही तरीके से मिल रहा है नहीं मिल रहा। वो क्यों करता है? वो केयर टेकर्स थोड़ी है एम्प्लॉय के, वो इसीलिए करते हैं ताकि वो एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़े रहे। तो सही इंसान को लाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको अपने साथ बनाए रखना, उसी को क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोलेंगे। स्टाफिंग प्रोसेस, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से लाई हूँ और इस तरीके से आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो एक बार देखो इसको। स्टाफिंग में सबसे पहले आप लोग ह्यूमन को लाओगे, तो लाने से पहले ये तो देखो कि आपके पास आपको प्रेजेंटली एम्प्लॉय कितने हैं आपके पास, और फ्यूचर में कितनी की रिक्वायरमेंट है। अगर ज़रूरत है तो लाओ ना, तो मतलब इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। ये भी तो प्लानिंग हुई। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करो, उसके बाद क्या करो? ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करो? एक एडवर्टीजमेंट डालो, मतलब रिक्रूटमेंट करो। रिक्रूटमेंट कर दिया, उसके बाद रिक्रूटमेंट करेगा, अपन ने क्या किया? एडवर्टीजमेंट डाल दी न्यूज़पेपर में। सबसे पहले प्लानिंग की कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में इतने ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, फिर हमने क्या किया? उस चीज़ को न्यूज़ में डाल दिया। अब लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अब जो सिलेक्शन हो गया तो हमारे एम्प्लॉय हो गया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया, तो हम उसको इंडक्शन कराएंगे। इंडक्शन मतलब लोगों से इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर उसको क्या करेंगे? थोड़ी चीज़ें सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। अब वो खुद भी तो कुछ काम करेगा, अब वो खुद काम करेगा तो उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। अगर वो सही काम कर रहा है तो आप उसको प्रमोशन दे सकते हो, नहीं सही काम कर रहा है उसको ट्रांसफर कर सकते हो, और एट लास्ट वो एक ना एक दिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चल जाता है। दैट इज सेपरेशन। मतलब लाने से पहले क्या? लाने की प्लानिंग करने से लेके उसके जाने तक की सारी एक्टिविटी हो गई। लाने की प्लानिंग करने से लेके जाने तक की सारी एक्टिविटी हो गई। लाइक हमने पहले प्लानिंग की, फिर एडवर्टीजमेंट डाली, मतलब रिक्रूटमेंट किया, फिर उसने अप्लाई किया तो हमने उसको सेलेक्ट करा, फिर उसको लोगों से मिलाया, इंडक्शन हो गया, फिर उसको ट्रेनिंग दी काम करने की, देन उसकी परफॉर्मेंस चेक करी, फिर वो उसको कहीं ट्रांसफर कर दिया, एट लास्ट उसको जाना पड़ा। हो सकता है ओल्ड एज हो गई हो या कोई भी रीज़न हो गया, तो एक एट लास्ट उसको सेपरेट होना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमने उसकी सारी एक्टिविटीज़ को देख लिया। अब एक एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार ये पिक्चर देख लोगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो कहानी मैंने बताई उससे भी आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर सा लगेगा आपको। अब देखो, सबसे पहले मैन पावर की रिक्वायरमेंट, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। स्टाफिंग फंक्शन बिगेन विथ एस्टिमेटेड ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब कैसे देखते हैं? फॉर एस्टिमेटिंग, बोल्ड वाला पढ़ रही है मैं, फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक 3 स्टेप। पहले वर्क लोड एनालिसिस, काम कितना है वो तो देखो, काम कितना करना है, वर्क लोड। वर्क फोर्स एनालिसिस, प्रेजेंट एम्प्लॉय कितने हैं। लाइक दिवाली के टाइम पे कई कंपनीज को बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। मान लो एक स्वीट बनाने वाली कंपनी है और उसको 1000 kg का प्रोजेक्ट मिला। अब 1000 kg का प्रोजेक्ट मिला, अब उसको पता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ 1 वीक में उसको ऑर्डर पूरा करके देना था। उसको पता था मेरे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 kg ही करके दे पाएंगे, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉयज़ कम है और कैपेबिलिटी कम है। मतलब वर्क लोड ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ कम है, और उन दोनों को कंपेयर करके उसने क्या किया? नए एम्प्लॉयज़ को लेके आया। ध्यान से सुना, मतलब उसका वर्क 1000 किलो का था, लेकिन उसके पास एम्प्लॉय कितने थे? उसके पास एम्प्लॉय थे सिर्फ
300 या 400 केजी के काम जितने, तो उसको और एम्प्लॉय चाहिए थे। तो उन चीज़ों को इसने कंपेयर किया और फिर नए वर्क को लेके आया। वर्क लोड, कितना काम है, वर्क फोर्स, प्रेजेंट एम्प्लॉय कितने हैं, अगर जरूरत है तो ले आओ, और अगर जरूरत नहीं है, आपको लगता है आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय है, सरप्लस एम्प्लॉय है, तो निकाल दो उनको जॉब से। देन हमने प्लानिंग कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे। इस एडवर्टीजमेंट को बोलते हैं रिक्रूटमेंट, और इसको बहुत इन डेप्थ डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले फिलहाल ये देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या। इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग का मतलब होता है प्रेरित करना, लोगों को उत्साहना बोलते हैं ना, उत्साह कर रहे हैं हम लोग, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ अप्लाई करें। द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखना किसी भी बड़ी कंपनी की एडवर्टीजमेंट आती है जॉब में, जॉब के लिए, तो वो न्यूज़पेपर में भी डाल देते हैं, वो वेबसाइट पे भी डाल देते हैं, और अगर किसी के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए तो उस पर भी डाल देते हैं। वो इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी जॉब के लिए अप्लाई करें। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर, मैनेजर ट्राई करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके लिए अप्लाई करें। अब अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम लोग उनका टेस्ट लेंगे या कुछ इंटरव्यू लेंगे, देन क्या होगा, लास्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट suitable candidate to fill the vacant position. The selection is done through the process which involve test और interview। मतलब इसकी तरह से आप सेलेक्ट हो जाओगे। मतलब सेलेक्ट कैसे होंगे, आप लोगों का इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, मतलब आप लोगों ने जो वेकेंट पोजीशन है, वेकेंट मतलब जो खाली पोजीशन है उसको फिल कर दोगे। आगे आने के बाद क्या होगा, सबसे फैमिलाइज कराया जाएगा, मतलब ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है, आपको अपनी जगह दिखाई जाएगी, देखो ये तुम्हारी सीट है। प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग द पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सेलेक्टेड। जिसके लिए वो सेलेक्ट हुआ उसको वो उसकी जगह दे दी जाए, जिसके लिए वो सेलेक्ट हुआ उसको वो अपनी जगह दे दी जाए। आफ्टर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय इज गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर। आपको पहले अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा एंड आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वेकेंट पोजीशन। उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा अपनी जगह पे बैठ जा। जबकि ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। मैंने पहले बोला था ओरिएंटेशन मतलब मेल मिलाप करना, आपको मिलाया जाएगा, देखो ये हमारी कंपनी के एचआर वाले डिपार्टमेंट के हेड है, देखो ये परचेज डिपार्टमेंट के हेड है, ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन है, यहाँ कैफेटेरिया है, यहाँ पे मशीनें रखी जाती है, मतलब हर चीज़ से आपको मिलाया जाएगा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, दैट इज ओरिएंटेशन। और ये कैसे होता है, राउंडिंग करते हैं, मतलब आपको राउंड करा के पूरी कंपनी का राउंड कराएंगे और उसमें आपको वो मिलाया जाएगा। आगे देख लेते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या बोलता है, अब आप मिल लिए, आपको जगह मिल गई, लेकिन आपको नहीं पता ना कंपनी आपको किस तरीके से काम कराएगी। अच्छा ये टॉपिक है ना बहुत डेप्थ में आएगा, इन डेप्थ आएगा, तो तब मैं और भी अच्छे से बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको एक पर्टिकुलर स्किल सिखाई जाए। जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल में जाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया जाता है, देखो ऐसे हम लोग प्रिंट लेते हैं, देखो ऐसे हम लोग करते हैं, वो सिर्फ उतना ही सिखाएंगे जितना उनको आपसे काम निकलवाना है। लेकिन डेवलपमेंट आपका ओवरऑल होता है। स्टार्टिंग में एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होती है, जब आप बहुत साल कंपनी के साथ काम कर लेते हो तो कंपनी कहीं ना कहीं आपका डेवलपमेंट कराती है। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय को इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट से होता है। वही बात है कि टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉय, मतलब आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाना और उनको मोटिवेट करना कि आप काम ढंग से कर सको। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय सो दे कैन रीच टू टॉप एंड कीपिंग इम्प्रूविंग देयर स्किल, ताकि वो ऊपर पहुंच जाए जल्द से जल्द, मतलब ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए और अपनी स्किल्स को बढ़ा सके। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है तो वो कुछ और भी स्टेप लेता है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। ज़्यादातर ना छोटे ऑर्गेनाइजेशन खुद ही ले लेते हैं, मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है HR डिपार्टमेंट लेता है, लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे अगर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट नहीं है तो एम्प्लॉयर खुद ले लेता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, आपको सिखा दिया अब आप काम करो, अब उस काम की चेकिंग होएगी कि आपने सही काम किया या नहीं किया। कई लोग क्या होता है जल्दी से सीख जाते हैं और जल्दी से काम कर लेते हैं और जल्दी से अपनी पोजीशन बढ़ा देते हैं। कई लोग थोड़े डम होते हैं, थोड़ा धीरे धीरे सीखते हैं तो धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बार बोल्ड वाला देखना,
रेफर्स टू इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। कुछ स्टैंडर्ड बेसिस बना के रखते हैं कि अगर ये एम्प्लॉय है तो इतना आउटपुट तो ये देगा ही देगा। अगर वो उतना आउटपुट दे देता है मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर उतना आउटपुट नहीं देता इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस बेकार है, और उससे भी ज़्यादा दे देता है मतलब वो एक्सीलेंट है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, फिर आपको क्या होगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोट किया जाएगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो प्रमोशन रेफर्स टू प्लेसमेंट एट हायर जॉब पोजीशन, आपको ऊपर हायर पोजीशन मिलेगी जिसमें क्या होगा, आपका मोर पे होगा, पेइंग ज़्यादा होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन कैसे दिया जाता है। कंपनसेशन दो तरीके से होता है, एक ऐसा इंसान होता है जिसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है, एक वो पर्सन होता है जिसको टाइम बेसिस पे दिया जाता है। मैं दोनों ले लूंगी, एक बार कंपनसेशन सुन लो। कंपनसेशन होता क्या है, कंपनसेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज को उसके काम के बदले में पैसा देना, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल टर्म में हो। कंपनसेशन का मतलब एम्प्लॉयज को काम के बदले में कुछ देना। अब क्या होगा, ये दो टाइप का होता है, लाइक मजदूर होते हैं, तो मजदूर को काम उसके टाइम के हिसाब से दिया जाता है, मतलब तू आ जाएगा तो तेरे को मजदूरी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, मतलब टाइम बेस्ड होता है उनका। और कईयों का परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, लाइक बड़े बड़े सीए होते हैं, सीएस होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो रोज नहीं भी जाएंगे ऑफिस, या डॉक्टर रोज नहीं भी जाएगा क्लिनिक, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उसने टारगेट कंप्लीट कर दिया तो उसको सैलरी मिल जाएगी, उनको रोज जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वही बात है। इट रेफर्स टू प्राइस ऑफ अ जॉब, मतलब जो जॉब कर रहा है उसके बदले में उसको कुछ देना। इट इंक्लूड पे, रिवॉर्ड एंड अदर इंसेंटिव गिवन टू एम्प्लॉय। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट दो तरीके, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। तो गाइस आज की वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टाफिंग बताया, उसके इम्पोर्टेंस बताए, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बताया, स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस बताया। फर्स्ट जो पेज था हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस का, अगर आप वही देख लोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने